हम्म, ठीक है जी। बताएं, कुछ पूछना है, क्या करना है हमें? थोड़ा सा पैटर्न समझ में आया? जी मैम, थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो गया है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर तैयब से भी वैसे तो मेरी डिटेल में बात हुई थी, मैंने डॉक्टर शनाज और बाकी सबको भी कन्वे भी किया था, उन्होंने भी आपको काफी गाइड किया होगा, उन्होंने भी बड़े लोगों से डिस्कस किया है। उसी तरह ही है। पहली बात तो ये है कि जिनके टॉक्स पहले पास हो गए हैं उनको ऑफ कोर्स टॉक्स दोबारा देने पड़ेंगे। दूसरी चीज ये कि जहां तक अभी तक पता चला है सबसे प्रोफेसर और सब बड़ों से, वो यही है कि साथ में वही तकरीबन चार या जैसे अगर टोटल 12 केसेस हैं तो 12 स्टेशन हैं टोक्स के। तो उसमें से 6 स्टेशन जो हैं वो पुराने वाले टोक स्टाइल के होंगे, लेकिन बाकी के जो 6 स्टेशन होंगे वो शॉर्ट केसेस होंगे, जो इसके आप कह लो कि लॉन्ग केसेस को फर्दर स्प्लिट कर दिया हुआ होगा। इसमें आपका एक केस पे सिनेरियो दिया होगा, उसका हो सकता है कि डीडी हो या इन्वेस्टिगेशंस भी हो, उसके अंदर फर्दर फोकस्ड क्या इन्वेस्टिगेशंस और फिर डीडी की डिस्कशन, या फिर पर्टिकुलर मैनेजमेंट या कोई पर्टिकुलर सर्जरी, ये सारा कुछ डिस्कस हो सकता है। इसमें बहुत सारे ऑफ कोर्स प्रोज एंड कॉन्स हैं। फायदा ये है कि सारे कैंडिडेट्स एक ही जैसे सिनेरियो में से गुजरेंगे, वो लक वाली चीज या वो चीज जरा उस फैक्टर को कम किया गया है। दूसरा, जो एग्जामिनर बायस कोई चीज ज्यादा थी उसको थोड़ा सा कर दिया गया है कि अगर कोई आपको एग्जामिनर सोच ले कि फिर मतलब इसको करना है पास नहीं, एग्जामिनर से ज्यादा अब वो की बेस्ड एग्जाम होगा। नुकसान इसमें थोड़ा सा ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि जिसका रिटर्न पास हो गया उसकी थ्योरी से जान नहीं छुटी। थ्योरी अच्छी आनी चाहिए एंड तक। यू नेवर नो, आपका एक स्टेशन शॉर्ट केस की फॉर्म में एपिलेप्सी पे आ जाए। यू नेवर नो कि आपका कोई एक शॉर्ट केस ही एक पूरा स्टेशन आपका किसी इन स्पेसिफिक किसी मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एचएमबी पे आ जाए, उसमें सिर्फ हार्मोन्स ही डिस्कस होने हो। सो जब तक आपने थ्योरी नहीं पूरी तरह, बिकॉज पहले तो लॉन्ग केसेस में होता था ना कि इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लॉन्ग केस, कि चलो आप मैनेजमेंट में ड्रग्स की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा वो उसका पार्ट है। उसके अंदर आपकी पूरी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, डीडी, मैनेजमेंट सब डिस्कस हो रहे हैं, दैट डिस्कशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग्स जो है वो उस लॉ केस का पार्ट है, तो बहुत सारी चीजों से कवर भी कर देती थी। और फिर इतना डिटेल्ड शायद बात ना हो, लेकिन अब बिकॉज इट कैन बी अ सेपरेट केस कि एचएमबी का केस है, पूरा सिनेरियो दिया हुआ है, उसकी आपने मेडिकल मैनेजमेंट डिस्कस करनी है। तो वो मेडिकल मैनेजमेंट में फिर आपको पूरी उसकी फिर आपको हार्मोनल इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, डोजेस, अवेलेबिलिटी भी ऑफ कोर्स वो सारा कुछ थोड़ा सा वो आपको जरा ज्यादा एलैबोरेटेड तरीके से आना चाहिए होगा। सो जिसका रिटर्न पास हो जाए उसकी थ्योरी से जान मुझे नहीं लगता कि छुट्टी है उस तरीके से, क्योंकि पहले तो हम सिर्फ हॉस्पिटल्स में निकल जाया करते थे कि थ्योरी से ज्यादा अब हॉस्पिटल्स में काम करने की जरूरत है और पेशेंट्स के ऊपर। बट अब पेशेंट्स के ऊपर भी है और साथ में आपको थोड़ा सा थ्योरी को भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो ये यस प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन आई थिंक अगर सिस्टम की समझ आ जाए तो फिर पास होना इसलिए भी मुश्किल इतना नहीं है क्योंकि आपका एक स्टेशन दूसरे को कवर भी करेगा। ये नहीं होगा कि अगर आपने एक स्टेशन पे कोई हिस्ट्री में ब्लंडर मार दिया या आपने आपका एक दिमाग थोड़ा सा, एक एग्जाम का एक औरा होता है उसमें आप एलएमपी गलत, ईडीडी गलत हो गई है या डीओपी, तो इट डज नॉट मीन कि इतनी सी मिस्टेक से आपका एग्जाम ही पूरा खराब हो जाए। एक स्टेशन दूसरे को कवर कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस चीज में और भी है अदर देन द लक वाली चीज और वो सारा। सो आई थिंक इसको समझने की जरूरत है। अभी ज़ाहिर है एक दो दफा एग्जाम होगा, एग्जामिनर्स को भी आदत होगी, एग्जाम देने वालों को भी थोड़ी सी आदत होगी, सो उससे थोड़ा सा क्लैरिटी और ज्यादा होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में तो सबको भी पता चल रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकती है, या तो सभी पास हो जाएंगे या ज्यादा फेल होंगे, इट ऑल डिपेंड्स। बट नॉर्मली ऐसे हालात में शुरू के अटेम्प्ट में लगता है ज्यादा पास ही हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मई में मैम, एग्जाम है, अब ये महीना है मार्च, टाइम तो ज्यादा नहीं है। हाँ जी मैम, हम्म। अप्रैल में तो नहीं टाइम पढ़ा इसलिए जाना। ज्यादा नहीं है क्योंकि आप एक तो रमजान आ रहा है, दूसरी चीज ये कि आपका ना
थ्योरी भी थोड़ी सी करनी है। जिनका तो अभी रिटर्न क्लियर हुआ है उनको एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है ऑब्वियसली, क्योंकि उनका थोड़ी सी थ्योरी स्ट्रांग होगी। जिनका पहले का रिटर्न हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट है, ऑफ कोर्स थ्योरी उस तरह याद नहीं रहती जितनी आपने रिटर्न में तैयारी की होती है, बट आई थिंक कि थ्योरी भी पढ़ लें साथ साथ। ठीक है, और बताओ क्या आजकल, और मेरी बात सुनो, आप लोग पार्टिसिपेट करो। आई थिंक काफी सारे केसेस ग्रुप में ही शेयर हो चुके हैं, कुछ केसेस मैंने खुद भी बनाए हुए हैं जो मैंने डॉक्टर राशिद को भी भेजे थे, डॉक्टर यूसुफ वगैरह हम सब ने, फिर डॉक्टर शनाज ने भी, और ये डॉक्टर फरुख सुमान ने, बहुत सारे। तो आप वो एक एक केस पकड़ो को, मैं आई वांट टू बी द वॉलंटियर, राइट। अपना ज्यादा से ज्यादा वो वही केसेस पकड़ लो। इफ यू डोंट हैव केसेस, आप वही वाले केसेस पकड़ लो। और हॉस्पिटल में जाना इसलिए आई थिंक छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज वहां पर इफ नॉट पेशेंट सिमुलेटर्स तो होंगे, बल्कि इवन डॉक्टर तैयब से मैं डिस्कस कर रही थी, तो ही वाज टेलिंग मी कि बिकॉज एग्जामिनेशन वाला पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। अगर पेशेंट नहीं होंगे तो पीवी के ऊपर डीडी बनाना और एग्जामिनेशन के ऊपर डायग्नोसिस बनाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी फील्ड का भी और हमारी ट्रेनिंग का भी, वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो ही वाज सेइंग कि दे आर ट्राइंग टू गेट द मैनिक्विन्स इस किस्म के, जिसमें यूट्रस, एडेनेक्सिस, इस तरह के रिसोर्सेज कुछ उनका अवेलेबल हो रहे हैं कि ये सारा वो करें और उसके ऊपर वो करें। तो ये है कि एग्जामिनेशन और हिस्ट्री तो आपको फिर भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और जितना हॉस्पिटल जाके केसेस देखेंगे उतने ही केस डिस्कशंस, उतना ही मैंने उतने ही सिनेरियोज, बहुत सारे सिनेरियोज आप घर बैठ के खुद भी बना सकते हो और फिर आपस में डिस्कस कर सकते हो कि इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या, इसके अंदर डीडी क्या, इसके अंदर मैनेजमेंट क्या, वो सारा कुछ। तो वही बात, जैसे आई एम श्योर शायद डॉक्टर राशिद ने आप लोगों की क्लास में भी बताया होगा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आधा पेपर जिसे कहते हैं ना आउट हुआ हो, जब स्टेशन की बात आती है कि एक स्टेशन काउंसलिंग का है, एक एचआरटी का है, एक बैड न्यूज ब्रेक करने वाली काउंसलिंग का है, 2 या 3 स्किल्स होंगे, कोई इतने आसान स्किल्स नहीं होंगे, पार्ट 2 के जरा मुश्किल वाले स्किल्स होंगे, जिसमें सर्जरी सर्जरी का भी हो सकता है और इस तरह का। और फिर उसके अलावा अगर एक आधा स्टेशन थोड़ा सा ऑडिट या उस किस्म का होगा, और एक ये एमडीजीज और इस किस्म का हो जाएगा, तो बाकी जो 4 या 6 स्टेशन है वो आपके शॉर्ट केसेस के होंगे। तो आप उसमें से एक डायबिटीज होगा, एक हाइपरटेंशन होगा, एक इनफर्टिलिटी होगा, एक फाइब्रॉइड होगा, मतलब इस एक मैस होगा, एक एडिनेक्सल एस्पेक्ट कवर करेंगे, एक यूट्राइन एस्पेक्ट कवर करेंगे, गायनी का, इसी तरह ऑप्स के 2 मेडिकल डिसऑर्डर्स कवर कर लेंगे, एक आईयूजीआर हो जाएगा या ओलिगो हो जाएगा। तो इस किस्म ये पेपर ऑलमोस्ट आउट ही है। तो इसके सिनेरियोज बनाओ और आपस में डिस्कस करते जाओ। तैयारी तो इसी तरह ही मेरा ख्याल है करनी चाहिए। मैम पासिंग परसेंटेज का वही है, उसी तरह से ये 60%? दैट आई डोंट नो एग्जैक्टली, उस पर बात तो नहीं मेरी हुई किसी से, लेकिन आई एम श्योर वो 60% से कम तो नहीं होगी, 60% ही होगी। और व्हेन दे गिव की टू द एग्जामिनर, उसके अंदर मार्क्स लेना जरा आसान हो जाते हैं, प्रॉपर कीज बनी होंगी, उसके ऊपर पूरी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, खुद से एग्जामिनर बायस्ड मार्किंग नहीं होगी इसमें, ये की वाली मार्किंग होगी। 4 दिन में इम्तिहान हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और एक ही वक्त में वही एक ही सर्किट सारे सेंटर्स में चलेगा। मैम ये अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ऑथेंटिसिटी बेहतर है। इंस्टेड के पता ही नहीं, पेशेंट ही का मूड नहीं होता हिस्ट्री देने का, पेशेंट का ही नहीं होता कि वो एग्जामिनेशन कराए। कितनी दफा हमने सुना है कि पेशेंट सिंपली रिफ्यूज्ड कि मेरा 4 दफा तो एग्जामिनेशन, और फिर पेशेंट के साथ थोड़ी ज्यादती भी थी ना, 4 दफा डेली वही पेशेंट आई जा रहे हैं। प्रोलैप्स का पेशेंट है तो वो पूरा हफ्ता इम्तिहान चला है, तो वो बेचारी पूरा हफ्ता आके एग्जामिन कराई जा रही है, और एंड पे जाते हुए आई हैव सीन, मैंने ये सीन देखा हुआ है कि वो पेशेंट जाते हुए अपनी फाइल पकड़ के पूछ रही है कि इतना महीना हो गया तो मैंने इलाज भी हम दसते कोई। तो ये तो ज्यादती है ना। फिर नो डाउट पेशेंट की विल और कंसेंट से वो आए होते हैं, बट वो इतने इग्नोरेंट होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या उन्हें बताया जा रहा है, और एट टाइम्स वो बस बेचारे आ जाते हैं जो थोड़ा बहुत उनको पैसे मिलते थे इस चीज के। बट दिस वाज नॉट द राइट वे एक्चुअली, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड स्टेप, ये एक अच्छा स्टेप है सीपीएसपी की तरफ से। तो आई होप कि ये अच्छा चले भी, लेट्स सी कैसे बनते हैं। मैंने सुना है मई में होगा। मैडम मैंने कॉल किया था 1 वीक पहले सीपीएससी में, तो उन्होंने मुझे बोला 22 जून
आई 22 होप फिर जून जून ही हो। मुझे तो अभी लास्ट में ही पता चला है, वैसे डेट का भी दोबारा से मैं सर से, डॉक्टर तैयब से ही शायद इज द बेस्ट पर्सन टू टेल। हमारे तो वही सोर्स हैं पता करने के, तो उनसे पता कर किया जा सकता है कि क्या है, मई या जून। मैडम हाइपरथायरॉइडिज्म डिस्कस कर लें, वो थोड़ा यूनिक टॉपिक भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, हाइपरथायरॉइड, यस देखो ये जो दो तीन आपके टॉपिक्स है ना, स्पेशली कंसिडरिंग द टोक्स पार्ट, थायराइड, एपिलेप्सी, एस्मा, थ्रोम्बोफिलिया, APLS, ये छोटे वाले टोक स्टेशन है। मतलब दीज कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दो शॉर्ट केसेस जो मैं 6 शॉर्ट केसेस कह रही हूँ प्रॉबेबली, रफली जो नंबर फिगर अभी तक इन लोगों ने डिसाइड किए। ऑफ कोर्स दे विल कीप ऑन टेलिंग CPSP वाले के क्या है, लेकिन ये जो ये वाले जो शॉर्ट के, सॉरी मैं म्यूट करूंगी, आप लोग सारे म्यूट कर लो अपने आप को। अच्छा, तो ये जो थायराइड है इट्स टोटली थ्योरेटिकल। एक वहां पे देखो सिनेरी, जो 6 शॉर्ट केसेस है ना वो ऐसे कवर होने हैं कि उसके अंदर उन्होंने आपका हिस्ट्री पार्ट भी देख लेना है, उसके अंदर आपने आपका एग्जामिनेशन से लेके इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, साथ साथ उन्होंने मेन टॉपिक्स जो हर मरीज को आपने इनकाउंटर करना है, ऑप्स का जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया, उन्होंने वो भी कवर करना है उन शॉर्ट केस में। आपको हर एस्पेक्ट से देख लेना ना कि हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन, आप इन चीजों का मेन का क्या कर रहे हो। इसी तरह गायनी का, फाइब्रॉइड, ओवेरियन, फर्टिलिटी और ऑन्कोलॉजी का एक आधा। तो ये वो हैं जो आपके वो मेन शॉर्ट केसेस, जो कि लॉन्ग केसेस को स्प्लिट किया जाएगा। अब एक इस किस्म का शॉर्ट केस पूरा थायराइड का वो आएगा जो आपका प्रेजेंटली टोक स्टेशन में आ रहे प्रोबेबली। तो सिर्फ थायराइड डिजीज की पेशेंट वहां बैठी हो इन प्रेगनेंसी इज कैन नॉट बी अ कंप्लीट शॉर्ट केस इन गायनी एग्जाम। उसकी वजह ये है कि डेफिनेटली इफ एनी पेशेंट इज हैविंग अ थायराइड प्रॉब्लम वी डेफिनेटली इन्वॉल्व एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और यस यू शुड नो द ट्रीटमेंट बिट, एंड यस यू शुड नो उसका जो भी आगे फर्दर हाइपरथायराइड के अंदर जो भी क्राइसिस या जो सब हो जाता है, बट इट कैन नॉट बी द मेन, जो लॉन्ग केस की आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, इट कैन नॉट बी दैट। सॉरी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल थायराइड में क्या वैसे डिस्कस, सिद्रा मेरा ख्याल है डॉक्टर सिद्रा ने कुछ कहा था, मारिया ने जी। थायराइड का मेरा ख्याल है अभी तक हमने कोई ऐसा शॉर्ट केस बनाकर शेयर भी नहीं, बल्कि अगर आप लोग खुद भी कोई शॉर्ट केसेस की लिस्ट बनाकर यू कैन सेंड इट इन द ग्रुप, यू कैन सेंड टू मी, मुझे अलग से बेशक भेज दो, मैं उसको फर्दर थोड़ा सा और अगर इम्प्रूव कर सकूंगी, एंड देन वी कैन, हम अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द वॉलंटियर्स, ठीक है ना। थायराइड वाला कौन था जो बोला था अभी डॉक्टर? मैडम मैं बोल रही थी, तो मेरा ये जी कंसर्न जी है कि मारिया, ये जो हम सिद्रा, हाइपरथायरॉइडिज्म में एक तो TSH और प्री T3 और T4 करवाने होते हैं, तो इसमें से जी हमने ये थायरॉइड प्रोफाइल में तीनों चीजें बतानी होती हैं या हम प्री जाहिर है। T4 ही बताएंगे? नहीं, तीनों एक तीनों ही आपने मांगना है, हाँ ठीक है। एंड देन हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन, एंड देन यस मैनेजमेंट जो वो ले रही है, कब से ले रही है, उसके जेस्टेशनल एज, उसके पास यू शुड नो कि उसके पॉसिबल जो इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो बट अगेन थायराइड इटसेल्फ या सिर्फ एपिलेप्सी तो फिर भी थोड़ा सा केस बन जाता है, बिकॉज एपिलेप्सी, लेकिन सिर्फ थायराइड नहीं हो सकता, या तो वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो पेशेंट को, PIH सा तो फिर और थायराइड प्रॉब्लम अगर प्रॉपर शॉर्ट केस हो, या फिर वो होगा वो वाला केस क्या कहते हैं, या फिर वो अलग से वो जो आपको एक शॉर्ट के वो टोक स्टेशन होता है वो हो सकता है, ठीक है ना। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो आप लोग भी, बल्कि कोई जो भी आप लोगों को शॉर्ट केसेस लगते हैं आप लोग बनाओ, यू कैन शेयर इट मेरे साथ कर लो अलग से बेशक, या ग्रुप में कर लो उसको मजीद स्ट्रीम। मैंने कोई 15-20 बनाए भी थे, और आई थिंक उनमें से कुछ इमरान शफी बीच बीच में जब आप लोगों के वॉलंटियर नहीं मिलते तो वो भेज भी देते हैं ग्रुप के अंदर, ताकि उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लें। लेकिन आई थिंक यू शुड नॉट स्टॉप गोइंग टू द हॉस्पिटल्स, वहां पे आपको डिफरेंट सिनेरियोज के केसेस मिलेंगे, क्योंकि आपको प्रोबेबली इफ नॉट पेशेंट्स तो वहाँ एक्टर्स तो जरूर बैठे होंगे, आपको डील कर, या आपस में एक्टर्स बन जाओ,
वो सारा डील करना, फिर देन डोंट मिस द एग्जामिनेशन पार्ट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। वो मैनिक्विन्स बहुत प्रॉपर मैनिक्विन्स होते हैं, उसके अंदर यूट्रस होती है, साथ में सिस्ट होती है, और फिर आपने बाय मैनुअल करके देखना होता है। सिमिलरली अगर सॉफ्ट यूट्रस है, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी वाली, तो वो एडिनोमायोसिस को, वो सारा कुछ आपको देखना होता है। सो वो सारी चीजें बिल्कुल अपनी मिस ना करें, और इसको मैडम जो है ना कंटिन्यू करें। जी अस्मा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम मैंने सलाम ये जी। पूछना है कि हम जो मेजर केसेस कर रहे हैं सारे माइनर भी करेंगे जो हम पहले भी करते थे लॉन्ग केसेस में, मैडम उसके अलावा हम क्या पढ़ें? इसके अलावा हम एमआरसीओजी के लिहाज से क्या पढ़ें, हमें समझ नहीं आ रहा वो। एमआरसीओजी के लिहाज से मतलब? एमआरसीओजी देखो पार्ट 3 के लिहाज से हम क्या पढ़ें? क्योंकि टॉक्स तो हमने पहले भी पास किया हुआ है, टॉक्स की तैयारी हम कर लेंगे दोबारा। देखो एक और बात जैसे जरूर बता है रहे कि हैं जो लॉन्ग केसेस का एफसीपीएस, भी हम करेंगे, गाइडलाइंस पढ़ें या हम किताबें पढ़ें, वो देखो बात सुनो, ये जो एफसीपीएस पार्ट 2 का इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, उसके अंदर तो सॉरी यार, ये म्यूट कहाँ से सबको, मैं ठहरो, पता नहीं कौन है जो म्यूट म्यूट नहीं करते, पता नहीं इतना क्यों आई मुनासिब नीड टू चेक कि ये इमरान भाई, ये सबको जरा म्यूट तो हाँ, करें। सबको मैं खुद म्यूट कर दें। कहाँ से करूं म्यूट? अरेंज करने ही नहीं आता किताबों को ये गधे। ठहरो 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 ठहरो, कैसे म्यूट करूं मैं? इमरान भाई चलो ठहरो, सेटिंग्स में जाऊं। यार आप लोग म्यूट कर दो, आज मुझे पता नहीं क्यों वो म्यूट वाला ही मुझे क्या कि कहाँ से होता था। हम उस पे थे। देखो आज ही तो दरवाजा बंद कर दिया इसने। यार सॉरी आईफोन प्लीज, अपना कि नेट मुझसे खाली है क्या तुम्हारी? मैं ठहरो इनको म्यूट करती हूँ। अच्छा खैर चलो, द थिंग इज कि जो पार्ट 2 का इन्होंने तुम्हारी किया ना चक्कर चक्कर एफसीपीएस, मैं इमरान भाई को कॉल कर देती हूँ कि म्यूट करते हैं सबको। अगली दफा ना मैं आप लोगों से केसेस भी वैसे शेयर करूंगी ताकि हम उसमें से भी डिस्कस कर लें। खैर मुझे नहीं म्यूट का पता चल रहा भाई। बंद कर अच्छा किताब सो को। क्या रहा दरवाजा बंद करके पागल। क्या दिमाग का पैदा हुआ बेवकूफ। हेलो, हाँ हेलो इमरान, हाँ वो मुझे इमरान भाई ने बता दिया, मैंने कर दिया म्यूट। अच्छा सो आई वाज टेलिंग कि अब जिसने बात करनी होगी वो अनम्यूट अपने आप को कर दें। मैं ये बता रही थी कि जो पार्ट 2 का इन्होंने एफसीपीएस का किया ना, ये मोर लेस उन्होंने एमआरसीओजी स्टाइल काफी हद तक कॉपी करने की कोशिश की है, इस जिसकी वजह से आई होप के भीतर ही होगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज जरूर है कि वी नीड टू हैव वो पेशेंट वाला माहौल और पेशेंट के ऊपर एग्जामिनेशन, वो वाली चीज हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन जाहिर बात है कि जिस तरीके से इसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा एग्जामिनर बायस चल रहा था, उस चीज को इन्होंने खत्म करना था। तो इसके अंदर आपने अभी देखो फ्रेंकली, अभी समबडी आस्क्ड मी किस लिए हम क्या एक्स्ट्रा पढ़े, आई डोंट रियली थिंक यू कि कोई एक्स्ट्रा चीज एड ऑन करने की जरूरत है। एमआरसीओजी पार्ट 3 के जो टॉक्स और वो सारा कुछ या ऑस्की होता है, उसके अंदर दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द गाइडलाइंस। उनका तरीका ही और है उनके, अगर आप स्टेशंस देखें तो उसके अंदर अगर एपिलेप्सी का स्टेशन है तो वो तो कुछ और ही तरह की, उसके अंदर तो सवाल होते हैं ना कि मतलब उसके अंदर देख वो कोई प्रैक्टिकल जवाब नहीं दिया जा सकता उसके अंदर, देर सो मच पर्टिकुलर एंड वो इतना ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का तरीका यूज होता है अब रिगार्डिंग गाइडलाइंस। हमारे इसके अंदर आई डोंट थिंक उस किस्म का सिनेरियो होगा कि आपको इतना ज्यादा एक गाइडलाइन, ठीक है यस यू शुड नो द गाइडलाइन बट डज नॉट रियली मीन कि वो जिस तरह उनका हिसाब है गाइडलाइन का। बिकॉज हमारे सिनेरियोज आर जिस जो अब तक मैंने प्रोफेसर्स का भी ट्रेंड देखा है, या जैसे डॉक्टर तैयब उस दिन बता रहे थे, आई होप कि अभी तो वो जाहिर है वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पैटर्न बताएंगे, एक एग्जाम होगा तो और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन वी कैन हमारे इधर शायद वो वाला हिसाब फिर भी ना हो सके उस तरह से गाइडलाइंस और वो सारी चीजें जैसे वहां होती हैं। लेकिन यहाँ पर अब जैसे एक पेशेंट के अंदर एनीमिया है फॉर एग्जांपल, हमारे इधर तो 1000 और चीजें होंगी ना,
then our patients are not patients जैसे वहां पे हैं, like our patient may not be able to come back again. उसके अंदर सिनेरियो ही में आपको बताया होगा कि patient wants definitive treatment, या फिर patient is not compliant with the treatment, या she has never come to the hospital before, उसका anemia ये है, या she lives far away from the hospital. सो हमारी बहुत सारी चीजें मे नॉट बी, हम जैसे तैयारी पहले कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह ही मेरा ख्याल है करने, कोई बहुत एक्स्ट्रा एड ऑन करने की भी जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट के जो पार्ट 2 में हम रिटर्न के बाद उस तरीके से थ्योरी को नहीं देखते थे, इंस्टेड हमारा ज्यादा फोकस हो जाता था एग्जामिनेशन पार्ट पे या हिस्ट्री और उन सब चीजों पे। तो अब थोड़ा सा थ्योरी को साथ साथ लेके चलना होगा, बिकॉज वी नीड टू नो थ्योरेटिकल पार्ट अबाउट द मैनेजमेंट एज वेल, और वो सारा कुछ। बट बहुत ज्यादा अब पूरी की पूरी कोई 65 या मेरे ख्याल है 72 के करीब जो गाइडलाइंस है वो सारी उस लेवल की तैयार करना जैसे MRCUG में होता है, वो टाइम वेस्ट होगा। वो तो बिल्कुल, अगर आप उन लोगों के ऑस्की के अगर मॉक देखो जो बहुत इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे भी और बहुत सारी साइट्स पे जो उनका है, उसके अंदर तो उनका तो गाइडलाइन को लेकर तो वो बहुत वर्ड टू वर्ड उसको करते हैं। हमारे आई डोंट रियली थिंक, बिकॉज हमारे तो सिनेरियोज और हमारा जो प्रैक्टिकल सारा है वो तो है ही सिस्टम डिफरेंट, बट यस पैटर्न बहुत ज्यादा उस ऑस्की को लेके फॉलो हुआ हुआ है। और बट एग्जैक्टली उस जैसा करना और उस हद तक पहुंचने में बहुत रिसोर्सेज भी चाहिए, उस तरह के मैनिक्विन्स, उस तरह अभी तो रोल प्लेयर्स और एक्टर्स उस तरह के बनाने भी कोई इतना इजी टास्क नहीं है। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर CPSP एज वेल, आई थिंक सो। उस तरह से रोल प्लेयर्स और एक्टर्स को लाना, फिर उस तरह के मॉडल्स या मैनिक्विन्स लाना, इट्स नॉट एन इजी। अगर आप लोगों को इतनी मुश्किल हो रही है तो इससे कहीं ज्यादा उनको इस वक्त मुश्किल है, आई एम श्योर। और 1-2 एग्जाम्स होंगे ही तो पैटर्न भी क्लियर होगा, बट वो हिसाब जो MRCUG की, बिकॉज MRCUG इज इंटायरली और मोर थ्योरेटिकल एग्जाम, वो तो है ही थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा। हमारा इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली थ्योरेटिकल। तो तैयारी वैसे ही करें जैसे पहले कर रहे थे। यस गाइडलाइंस भी करें, बट उसके अलावा आई थिंक यू शुड गो टू द हॉस्पिटल्स आल्सो, कीप ऑन एग्जामिनिंग पेशेंट्स, कीप ऑन टॉकिंग टू द पेशेंट्स, ताकि डिफरेंट सिनेरियोज, एक टॉपिक से 10,000 तरह के पेशेंट्स आपको मिलते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वहां जाके आपके सिनेरियोज बनते हैं, वहीं पे बैठ के 2-4 लोगों, लेकिन यू नीड टू डू ग्रुप स्टडी, 2 से ज्यादा का ग्रुप बनाए बेटर, जितने ज्यादा लोग हो उतने शॉर्ट केसेस निकलेंगे उस एक पर्टिकुलर केस को लेकर, उतनी डिस्कशंस होंगी। और जहां तक मैंने अभी तक सुना है 10 मिनट्स फॉर ईच स्टेशन होगा, सो उसी हिसाब से देखे 10 मिनट ईच स्टेशन का मतलब ये है कि इवन जो छोटे वाले टॉक्स के स्टेशन होंगे, जैसे कि कहीं पे अगर ब्लैडर रिपेयर है, स्किल है, तो उसके लिए भी टाइम बढ़ जाएगा। पहले तो होता था ना 8 मिनट के अंदर ब्लैडर रिपेयर करनी है, इधर 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 से सूचर गिर गया, वो ग्लव पहनना भूल गया, उसने ग्लव पहन लिया है, उसका सीजर नहीं चल रही, उसका क्या हो रहा है, तो 8 मिनट तो उसका भी एक तरह से टाइम बढ़ गया है कि आप उसको भी और भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये एक्सक्यूज तो ये सारी आपकी चीजें हैं कि आप देख सकते हो ना। जी ठीक है। मैम थैंक यू। और मैडम ये भी कंफर्म है कि 2 शॉर्ट केसेस 4 होंगे, 2 ऑप्स के और 2 गायनी के, इसके अलावा नहीं होंगे, ये बात कंफर्म है? नहीं 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 4 नहीं, शॉर्ट केसेस हैं। नो 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 नो, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। जो मुझे लास्ट अभी तक बताया, जो मेरी डिस्कशन काफी लंबी हुई थी डॉक्टर तैयब से, ही टोल्ड मी के 6 स्टेशन आपके ऐसे होंगे जो कि लॉन्ग केसेस को स्प्लिट करके बनाए जाते हैं। 2 गायनी 2 ऑप्स वाला हिसाब नहीं है, वो 6 स्टेशन होंगे विच विल बी कवरिंग ऑल द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स इन ऑप्स एंड गायनी। एंड उसके अंदर जैसे 6 के अंदर आपको हर तरीके से एग्जामिन कर लिया जाएगा, विच विल इंक्लूड योर हिस्ट्री पार्ट, एग्जामिनेशन पार्ट, इन्वेस्टिगेशन पार्ट, DD एंड मैनेजमेंट। जैसे कि कहीं पे अगर अनीमिया है, उसके अंदर कुछ पूरा सिनेरियो बनाया देंगे, राइट, कि ये सिनेरियो है, इतनी जेस्टेशनल एज पे उसने प्रेजेंट किया, ये है उसकी फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टिगेशंस है, व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशन यू वुड लाइक टू आस्क। उससे उसके अलावा कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन अगर आपको चाहिए, वो एनी DD के क्या कॉज हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी या कौन सा मेगालोब्लास्टिक, जो और उसके बाद के जो सवाल हैं विद की वो लिखा होगा, मे बी मैनेजमेंट, मे बी कॉजेज ऑफ एनीमिया इन दैट पेशेंट, मे बी व्हाट पर्टिकुलर हिस्ट्री पॉइंट्स यू विल आस्क, या कुछ भी इस तरह से। और वो 10 मिनट का वो स्टेशन होगा,
बिल्कुल कैलकुलेटेड उसका वो टाइम के हिसाब से सवाल बने होंगे और वो आपने की के मुताबिक जिस तरह आप उसको आंसर करते जाओगे उसके मार्क्स लगते जाएंगे। सो ऐसा कोई अभी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 2 गायनी 2 ऑप्स में भी 3 गायनी 3 ऑप्स है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीजों में आपको इस तरह कहीं अनीमिया है, कहीं डायबिटीज है, कहीं हाइपरटेंशन, 2-3 चीजें के से आपका, बल्कि ये आई थिंक ज्यादा वास्ट तरीके से एक तरह से आपको एग्जामिन कर लिया जाएगा ना। सो अभी मेरी तो जो लास्ट तो ये वीक बैक तो यही सारी डिटेल में उनसे मैम बात हुई टोटल थी। कितने सेशन होंगे 12 सुने, टोटल? 12 स्टेशन, 2 घंटे का मेरा ख्याल है बनता है राउंड 10 मिनट्स ईच। और इसके अंदर 6 स्टेशन तो पुराने वाले टोक्स स्टाइल के होंगे, जो पहले आपका टोक्स का सर्किट होता था। जैसे कि कहीं पे काउंसलिंग होगी, कहीं पे आपका सर्जिकल स्किल होगा, कहीं पे एक उस किस्म का स्टेशन होगा ऑडिट या इस किस्म का स्टैट्स टाइप, और कहीं पे जैसे HRT या इस किस्म का। और बाकी जो 6 स्टेशन होंगे वो लॉन्ग केस को फर्दर स्प्लिट करके। मैम थैंक यू, आपने बहुत क्लियर कर दिया है, थैंक यू सो मच। नहीं, मोस्ट वेलकम। मैं तो डॉक्टर तैयब से इसीलिए मिलने गई, मैंने उनसे सारा इसीलिए बहुत डिटेल में पूछा कि एग्जैक्टली क्या उसमें है ना उनके प्लान में। तो अभी तक बिकॉज वही जिस तरह आप मैम लोग इतने एग्जाम डेट हैरान हो रहे हो कि ये क्या सिस्टम है ना, सॉरी, तो इसी तरह वो लोग भी देखो जो CPSP वाले, इवन सर वाज आल्सो सेइंग कि दे डोंट रियली वांट कि कुछ ऐसा हो जैसे कि अब एग्जामिनेशन पार्ट, वही मैंने, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एग्जाम के अंदर आपका पेशेंट के ऊपर एग्जामिनेशन नहीं हो रहा तो आपका फिर वो कैसे होगा? तो फिर तो ट्रेनिंग में लोग एग्जामिनेशन करना छोड़ देंगे ना पेशेंट को, कि पेशेंट के ऊपर आप एडिनोमायोसिस OPD के अंदर कोई एग्जामिन ही नहीं किया करेगा मरीज को, कि जी एग्जाम में भी नहीं एग्जामिन हमने करना, तो फिर क्या पॉइंट रह जाता है। तो इस वजह से बट ही वाज लाइक के, लेकिन वो सब रिसोर्सेज लाने और वो सब करना बड़ा कोई आसान काम नहीं है, तो वो लोग अब अरेंज कर रहे हैं इस मैम तरह के एग्जाम है मैनिक्वेम्स और कब? वो सारा। यार मुझे तो मैं ये पता था, है मैं एग्जैक्ट डेट का भी कहीं से पता करती हूँ दोबारा उनसे कि क्या है ना सारा हिसाब किताब। मैम ये वाली जो बात है कि मतलब हम ट्रेनिंग में नहीं करेंगे मैम, ट्रेनिंग में तो मैम जो भी पेशेंट आता है उसका एग्जामिन तो हमने लाजमी करना होता है, जैसे हमने मैडम को करते हैं राउंड ना, करवाना दिस होता है। इज, क्योंकि उसके बगैर हम DD नहीं बना सकते। और इट्स अ मैम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट। वो एग्जामिन के उसके बगैर बगैर तो तो वो हमारा जी जी पहले मैडम मतलब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद फौरन करती ही जब वो कहते हैं आप एग्जामिन किया, पेशेंट को देखा क्या था मैम, वो तो हमने करने ही इतना करने, बस ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम जी बस ये जो एग्जाम में होता है ना घंटा, ये बड़ा ये वाला बड़ा मुश्किल होता है जो इन्होंने अब खत्म कर दिया। वो तो अच्छा नहीं कर दिया, मेरा तो ख्याल है, आई थिंक इंशाल्लाह अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें जी जी मैम, तो जी मैम ये बहुत ये आई अच्छा थिंक किया है इट्स अ मैम, गुड इनिशिएटिव। जैसा बता रही थी। हम्म, तो बिल्कुल। और बस अब ये है कि मेरी तो एडवाइस आप सबको मेनली यही है कि मेक स्मॉल ग्रुप्स। एक दो दो भी कम है, अब तो जितने ज्यादा लड़कियां आपस में ऐसे लोग मिलेंगे, आप लोग ग्रुप बनाओ और इस तरीके से करो अपना, और पार्टिसिपेट करो बहुत ज्यादा। वही छोटे छोटे केसेस जिसको जो मिले वो आप लोग करो और बताओ साथ साथ हमें, हम वो सारे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अभी तक जो जिस तरह इस पैटर्न में क्लासेस चल रही हैं, व्हाट डू यू थिंक इसमें हम और क्या कर सकते हैं ऐड? डू यू थिंक इस तरीके से शॉर्ट केसेस आपके कवर हो रहे हैं क्या? मतलब किस तरीके क्या चल रहा है? जैसे पहले कि वाला तो मैम जो पैटर्न था, कॉमन टॉपिक्स हैं उनके डिफरेंट सिनेरियोज बना के डिस्कशन हो रही है मैम, काफी फायदा हो रहा है। हो रहा है ना? चलो दैट्स ग्रेट, कीप ऑन गिविंग योर फीडबैक एज वेल। और जितने सिनेरियोज आपको खुद भी मिलते हैं, आपका अपना जितना भी वो है ना, डू लेट अस नो, ताकि हम जो है ना उन सिनेरियोज के मुताबिक हम वो करें आपकी हेल्प। मैम 4 दिन एग्जाम होगा तो चारों के अलग अलग स्टेशन होंगे, चार जो मतलब 4 दिन तो हाँ, अलग अलग होंगे। चार सर्किट बनेंगे ना, मैम उसमें रोज तो का एक ही बायस नहीं सर्किट। होगी, किसी दिन अच्छे स्टेशन किसी दिन गंदे। पता नहीं, हाँ शायद, लेकिन वो अब एक स्टेशन तो 4 दिन नहीं रख सकते, बिकॉज ऑब्वियसली जो यहाँ से निकल गया वो तो अगले वालों को बता सकता है। लेकिन जहाँ इतने ज्यादा जब स्टेशन हो जाते हैं ना, उसके अंदर ये बाइसनेस का
पॉसिबिलिटी और कम उसकी हो जाती है, उसकी पॉसिबिलिटी, क्योंकि जहाँ 12 स्टेशन है उसमें से अगर किसी जगह 3 आसान तो 3 मुश्किल भी है, तो अगले दिन भी कोई ना कोई तो मुश्किल भी होंगे ना, और कहीं ना कहीं कुछ आसान भी होंगे। जी मैडम, और 2 घंटे कंटिन्यूअस एग्जाम होगा ना, मींस बीच में गैप नहीं है, तो ये चीज तो वो काफी ब्रेक शायद बीच में रेस्ट स्टेशन तो होते ही हैं, उसको ऐड नहीं। कर लो तो शायद 2.5 घंटे का हो मैम जाएगा। हो भी तो भी टेरर काफी है, 2 घंटे में सब बहुत। चीजें आपको कवर करना। मैम थ्योरी लेकिन देना उसमें इजी है फायदा है, बैठ के, एक लेकिन फायदा है, वाइवा में एक फायदा ये है कि उसके अंदर आपका एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को कवर करेगा। अगर कहीं पे आपको मुश्किल एग्जामिनर मिल गया हाइपरटेंशन वाली जगह पे, तो आपको हो सकता है एनीमिया पे अच्छा एग्जामिनर मिल जाए, या कहीं आप ब्लंडर मार आए हो पीछे कहीं काउंसलिंग में, तो हो सकता है आगे आप इतना अच्छा कर लो। जैसे हम नॉर्मल टोक्स के स्टेशन में फेल होना मुश्किल था, ज्यादातर लोग टोक्स पास कर लेते थे। उसकी वजह यही थी कि एक स्टेशन दूसरे को कवर कर लेता था। सिमिलरली अब ये बात मैम बहुत टॉप्स बेहतर में हो जाएगी। एग्जामिनर्स काफी कोऑपरेटिव भी होते हैं, वो मतलब कोई इंप्रेशन नहीं दे रहे होते, लेकिन वो काफी हद तक गाइड कर जाते हैं, लॉन्ग वो केस में कर नहीं जाते करते। हैं। असल में मसला ये है कि लॉन्ग केसेस में ना सीनियर काफी प्रोफेसर बैठे होते हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस होता है, और वो अब पता नहीं क्या डिस्ट्रीब्यूट जो टॉक्स होते हैं उसके अंदर कंपैरेटिवली यंगर लॉट एज एग्जामिनर बैठे होते हैं, और उनको बहुत पर्टिकुलर की। अब आई डोंट नो क्या होता है, बिकॉज ऑब्वियसली अब तो सीनियर प्रोफेसर ही होंगे टॉक स्टेशन पे भी, तो की तो होगी उनके हाथ में, लेकिन बहुत कुछ उनके अपने ऑब्वियसली उनके अपने हाथ में तो होगा ना बड़ा कुछ। सो यू नेवर नो। मैम लेकिन टॉक्स तो पहले 5 to 7 मिनट्स का एक स्टेशन होता था, और अब अगर 10 to 12 मिनट्स का है, हाँ, इसका मतलब 10। है कि टॉक्स की भी हमें ज्यादा डेप्थ में तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि हमें इतना टाइम देना नॉट रियली, नॉट तो। रियली। जो आपके आम वाले टॉक्स के स्टेशन है ना, उसके अंदर जो तैयारी, क्योंकि वो असल में एक टाइम कम था मेरा ख्याल भी। देखो ना, अगर ब्लैडर रिपेयर है या कोई सूचरिंग का स्टेशन है, या कहीं पे आपका पीपीएच आ गया या हेमरेज आ गया या सीपीआर वाला कुछ आ गया, तो 6-7 मिनट्स बहुत कम होते हैं उस सारी चीज को। उसमें फिर आधे पे ही असेस कर लिया जाता था कि अच्छा चलो ठीक है, इसको आता है तो चलो इसको इतने 8/10 दे दें, या इसको इतने दे दें। हाँ, ये जरूर है कि प्री रिक्विजिट्स पूरे आने चाहिए, प्रोसीजर इंडिकेट, जैसे मरीना इंसर्जन है फॉर एग्जांपल, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, उसके प्री रिक्विजिट्स एंड देन द प्रोसीजर, और फिर मे बी पोस्ट प्रोसीजर काउंसलिंग या फॉलोअप थोड़ा बहुत, तो वो चीजें। लेकिन उसको मजीद, और अब मरीना का अगर परफॉर्मेंस है कि कैसे रखनी है, तो उसके अंदर आई डोंट थिंक थ्योरी का इतना काम वाली बात होगी। इंस्टेड उसी, तो आई थिंक 10 मार्क्स इज द राइट टाइम फॉर द होल प्रोसीजर सही तरह देखने के लिए। तो वो स्टेशन मेरा ख्याल है उसी तरह ही तैयार करने चाहिए जैसे पहले होते थे तैयारी। वो और लॉन्ग केसेस के हिसाब से जो तैयारी आप लॉन्ग केसेस की करते थे, उसी को स्प्लिट करके शॉर्ट केसेस हो जाएंगे, तो इस तरीके से होगा। एक्सक्यूज मी मैम, काइंडली वो मैंने अभी मैसेज भी किया है, वो जो सर ने कुछ सिनेरियोज हमें दिए थे, 10 सिनेरियो थे 9, तो उसमें से कुछ रह गए थे, और वो काफी अच्छे सिनेरियो थे, बाकी एग्जाम ओरिएंटेड लग रहे थे, तो काइंडली कौन से अगर वाले आप जो डॉक्टर डिस्कस। फरोख सामान ने दिए थे? जी मैम, जो 9 थे ना, तो उसमें से कुछ डिस्कस हो गए थे, लेकिन वो थोड़े से ये था कि थोड़ा हरी हरी में भी हो गए प्रॉपर, अगर एक तो दफा आप दोबारा कर डिस्कस लेंगे। करा दे, मुझे आप वो भी डिस्कस करा सिनेरियोस दे। भेज दो, या तो मैं बिल्कुल कर लेते हैं। अब तो मेरा ख्याल है चलो कुछ कर भी सकते हैं। ये दो, ये कौन से वाले सिनेरियोज हैं जो किसने भेजे हैं? डॉक्टर फरोख सामान वाले डॉक्टर फारूक ने ऑलमोस्ट 1 मंथ तो होने वाला है इस पिछले हाँ, मैंने मैम व्हाट्सएप ग्रुप तो। में पड़े हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में वो वाले मैंने बिल्कुल देखे हैं। वो मेरी बात सुनो, डॉक्टर फरूख ने बनाकर भेजे हैं, इज वेरी पर्टिकुलर। कुछ रह जाए तो मैं जरूर करा दूंगी, तो वो आई एम श्योर सर आते हैं वो दोबारा करा देंगे, वरना मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, जैसे कहोगे हम कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है अभी उन्होंने पूरा प्लान किया होता है, इसीलिए उन्होंने भेजा, एंड इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। तो वो खत्म आपको कराएंगे अपनी फर्दर क्लासेस में। अभी तो मेरा ख्याल है डॉक्टर बीना सोहेल आजकल ले रही हैं, क्योंकि सर आजकल है नहीं यहाँ पे, इज नॉट इन लाहौर, तो इस वजह से मैडम क्लासेस ले रही हैं डॉक्टर बीना। तो वंस सर इज बैक इंशाल्लाह, आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, तो ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट वट एवर ही डज, और उनको आइडिया है कि उन्होंने आपको भेजे हुए केसेस, और वो करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मैंने कोई 10-15 बनाए हुए हैं, मैं वो भी शेयर कर दूंगी। वैसे मैंने डॉक्टर राशिद लतीफ को भी वो भेजे थे, तो मेरा ख्याल है हम वो 1 बाय 1 वो कर सकते हैं। बल्कि शायद मैं अभी भेज देती हूँ, तो वो देख लो, वो वाले कर लेते हैं। मैं इसलिए बीच में इंटरफेयर नहीं करी, क्योंकि वो जाहिर है अगर डॉक्टर फरूख ने बनाए हुए वो डेफिनेटली खुद ही डिस्कस करना चाह रहे होंगे, वरना नहीं होंगे तो मैं कर दूंगी, वो हम मिलके कर लेंगे। ठीक है,
मैम एक ये दो हफ्ते दे दो, 2 हफ्ते और। कॉन्ट्रासेप्शन का भी आएगा पूरा सेशन, आपने बोला अभी, मैंने अभी ज्वाइन किया था। कॉन्ट्रासेप्शन तो जाहिर है आएगा, कॉन्ट्रासेप्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक एस्पेक्ट है बल्कि, लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन में आपने सही कहा थोड़ी सी थ्योरी उस लिहाज से आ जाएगी। वैसे तो वो आपको पहले भी जिससे टोक्स देने हैं वो थ्योरी करके ही आता है, जैसे माइरीना इंसर्जन है तो उसकी इतनी इन पर्टिकुलर तो थ्योरी नहीं, लेकिन जैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है थोड़ा सा वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें काउंसलिंग भी आ सकती है कि पेशेंट बैठी हुई एंड शी हैज मिस्ड हर पिल्स, और वो सारा कुछ जो पिल्स हमारे इधर यूज होती है। तो बिकॉज अब टोक्स का एक नॉर्मल वाला भी तो सर्किट चलना है ना, तो इस वजह से वो उसमें जिस तरह पहले आप तैयारी करते थे कॉन्ट्रासेप्शन की, बिल्कुल उसी तरह। थैंक यू। तो जो बाकी नॉर्मल स्टेशंस थे उनकी तो नॉर्मल वही तैयारी है, लेकिन जो जो दूसरे वाले स्टेशंस है वो भी कोई मुझे ऐसा लगता है इस दफा पासिंग रेट बहुत हाई होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ऑब्वियसली वही बात है ना कि एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के मार्क्स को कवर करेगा, पास तो ओवरऑल ही होना है, ये तो नहीं कि पहले तो होता था ना एक भी लॉन्ग केस फेल हो गया तो बस गया बंदा। तो दूसरी चीज ये कि अभी जिस तरह आप लोग समझ रहे हो इस तरह एग्जामिनर्स भी समझ रहे हैं, सीपीएसपी को भी समझ रहे हैं, तो इंशाल्लाह। मैम रूबा, एक मशवरा लेना था आपसे। जी जी मैम, जैसे अब मैंने ना मेरी जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी ना तो वो फेल हो गई ना, तो अब मेरी ये सेकंड अटेम्प्ट है, तो इसमें मेरे पास ना स्किप करने का चांस है। मैंने पहले थोड़ा अर्सा पहले ये सोचा हुआ था कि मैं स्किप कर दूंगी ना, क्योंकि लॉन्ग केस था तब। अब जब से शॉर्ट केस का पैटर्न हुआ है तो मेरा ये है कि मैं दे दूं, लेकिन मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं कहती हूँ कि मतलब देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग को ये होता है कि जब पैटर्न चेंज होता है तो पासिंग रेट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता। लेकिन जब दोबारा ये जाके अक्टूबर में होगा तो फिर ये सही हमसे मतलब वो वाली कोई इसमें बचत देखो नहीं होगी। बिल्कुल, एक चीज सबसे पहली चीज तो ये कि आई डोंट रियली थिंक कि अपनी ये स्किप करके इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि आपने अभी देखो रिटर्न जो पिछला क्लियर किया बहुत टाइम नहीं हुआ, थ्योरी अभी आती है, जितना भी कर लो अक्टूबर में जाके दोगे बंदा 1-2 महीने रिलैक्स हो ही जाता है, तो वो टाइम ही वेस्ट हो रहा है एंड पे जाके। आई डोंट थिंक कि अभी आप जहाँ खड़े हो उस पे अक्टूबर से 1-2 माह बाद आप आओ, 1-2 माह पहले आप वहीं खड़े हो गए। एक्चुअली फ्रैंकली ये ह्यूमन नेचर है, जब एग्जाम सर पे आता है उसके आखिरी शायद 1 महीने या 2 महीने में ही बहुत सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट होती है। ऑब्वियसली सर्कमस्टेंसेस भी कुछ ऐसे होते हैं इस एज ग्रुप में कि बंदा और भी फैमिली एक्सेट्रा एक्सेट्रा बिजी हो जाता है, तो अटेम्प्ट तो मिस नहीं करने की जरूरत। दूसरी चीज ये कि यस मे बी, अगर देखो दो चीजें हो सकती है, हो सकता है पासिंग रेट बढ़ जाए लेकिन जरूरी नहीं भी है। आप इस चीज को ना अपना बनाओ मेन पॉइंट के इससे पासिंग रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो अगर यू नेवर नो ना, पासिंग रेट मे बी सीपीएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पासिंग रेट बढ़ जाए, क्योंकि जो रूल्स बनाए, जो वो की बनाए, जो वो चाह रहे हैं कि बायसनेस खत्म हो, लेकिन एट द एंड एग्जामिनर तो वही होंगे ना स्टेशन पे खड़े तो वही एग्जामिनर्स होंगे। अब वो इतने सीनियर बंदे हैं, बेशक उनको की भी पकड़ा दे, if he thinks that this girl doesn't deserve to pass तो he can make sure तो यू नो वो इतना ही कम दे दें आपको, किसी खुदा ना खासा एक स्टेशन को कहें कि यार इसने तो यही कर दिया, ये पता नहीं होता ना। तो इस चीज को ना अपने माइंड में बनाओ कि नया पैटर्न है तो शायद पास ज्यादा हो सकता है, हो जाए। बिल्कुल पैटर्न जिस तरह का है अगर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए पास तो ज्यादा ही होने चाहिए, बट जो दूसरी साइड पे एग्जामिनर्स हैं, सीनियर एग्जामिनर्स भी होंगे, वो ये सब लोग होते हैं, तो वो क्या उस वक्त क्या डिसाइड करें। थ्योरेटिकली शायद वो पास हो रहे हो लेकिन उन्हें लगे कि प्रैक्टिकली नहीं इसको करना, या मे बी शी इज नॉट, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर हर टू पास, और उसकी के मुताबिक शायद पास हो भी रहे हो, बट दे मेक श्योर कि ना यू नो कुछ भी हो सकता है। सो पास हो जाने वाली चीज को ना अपना वो बनाओ है। आप बस यही करो कि अभी जहाँ खड़े हो जरूरी नहीं अक्टूबर के वक्त जाकर आप ज्यादा बेहतर जगह खड़े हो सकता है खुदा ना खास्ता बुरी जगह ही ना खड़े हो तैयारी के पॉइंट से। तो अभी तो ये कि सबके लिए नया है तो आपके लिए भी नया ही है ना, सीपीएसपी के लिए भी नया है, तो मेरा ख्याल है दे दो चुप करके, इतना स्किप ना करो। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। सलाम जी। मैम एक क्वेश्चन रिगार्डिंग जी ऑफ कॉलेज केसेस करना था मैम। जी इसमें मुझे ये पूछना था कि बाइट सॉल्ट्स को हम पेशेंट की करानी चाहिए या नहीं, क्योंकि कहीं मैंने ऐसा था कि कुछ हमारे पाकिस्तान में कहीं होता नहीं है बाइट सॉल्ट्स, और कुछ कहते हैं कि हम कराते बाइल हैं बाइट सॉल्ट, सॉल्ट्स। रीजन बाइल सॉल्ट्स होता है
मैम कुछ एग्जामिनर्स चौथाई कहते हैं में कि बाइल सॉल्ट अवेलेबल नहीं होते, तो आप नहीं क्यों करा करवा रहे हैं लो, आप बोली। तो मैडम हमें करा ये मांगने चाहिए एग्जाम में मांगने भी पेशेंट से। बिल्कुल। और देखो बात ये है कि नो डाउट इचिंग एंड विद रेज्ड LFTs इंडिकेट कोलिस्टेसिस, बट फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोई इतना हाईफाई जी या इतना इम्पॉसिबल टेस्ट नहीं है बाइल सॉल्ट्स। सही। और मैम फिर बिल्कुल अगर हमें बता, करवाने चाहिए कॉन्फिडेंट। तो मैम इसके मतलब मैम इसका वीकली होना चाहिए या 15 डेज का हमें नहीं रिपीट बस करवाना एक दफा चाहिए? एक बाइल दफा ही सॉल्ट्स, मैम। बस एक दफा डायग्नोसिस बनाने के लिए वीकली LFTs। ओके मैम, वीकली बाइल सॉल्ट्स थैंक यू आप सो मच। मैनेजमेंट के लिए नहीं करा रहे। देखो जो आप सीरियल इन्वेस्टिगेशन कराते हो ना, वो कराते हो जिससे आपकी मैनेजमेंट में फर्क पड़े। बाइल सॉल्ट्स हम करा रहे हैं डायग्नोसिस के लिए। ठीक मैम। जी मैम एक सवाल मुझे पूछना था। मैम जी एक पेशेंट अगर है प्रेगनेंट में 140/90 के साथ है पेशेंट, जी माइक प्लीज ऑफ कर ले। हाँ 140/90 मैं है करती और हूँ उसके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उसके प्रीक्लेम्शिया के ना, जैसे कि हम्म गाइडलाइन में डेफिनेशन उन्होंने दी है, न्यू ऑनसेट ब्लड प्रेशर है या न्यू ऑनसेट के उसके साथ न्यू ऑनसेट प्रोटीनूरिया है और हम्म बायोकेमिकल और क्लिनिकल कोई भी फीचर आ रहा है। तो इसको तो मैं, ये जो पेशेंट मेरे पास आएगी तो मैं उसे इमिनेंट एक्लेम्शिया करके मैं उसे मैग्नीशियम सल्फेट लगा सकती हूँ, या मैं उसको सीवियर पी एक्लेम्शिया के लिए तो उन्होंने डेफिनेशन में 160/110 की शक लगा दी है ना, कि उसमें तो 160/110 सिवियर होना ही हाइपरटेंशन चाहिए। तो जी। ये तो फिर इमिनेंट एक्लेम्शिया की पेशेंट बन जाएगी ना अगर साइंस या नहीं? 140/90 ब्लड प्रेशर विद व्हाट, विद प्रोटीनूरिया। मैम प्रोटीनिया तो लाजमी नहीं बनता ना इसमें भी, अगर साइन एंड सिम्टम के साथ वो आ रही है उसके बायोकेमिकल। मैंने अभी एक हाँ पेशेंट देखी बिल्कुल। है मैंने अभी एक पेशेंट देखी है, वो थैलेसीमिया डायग्नोज नहीं हुई थी, ठीक है ना। वो 6xHB के साथ आई है पेशेंट और उसको यहाँ पे डायग्नोज हुआ है कि उसका ब्लड प्रेशर रेज रह रहा है, प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं दे रही वो। और यंग अडल्टहुड में वो कह रही कि मुझे 2 ब्लड लगे थे, यानी वो उसके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी उसका आया हुआ है, लेकिन वो सिम्टम उसको कोई नहीं है, एक सिम्टम भी नहीं है उसको। ये एक पेशेंट मैंने ये देखा कि 140/90 पे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जो 140/90 वाली सिम्टम वाली मैं उसको क्या लेबल करूं, और मैं इसको क्या देखो मैं PIH करके बताती हूँ, लेबल करूं? नहीं मैं बताती हूँ। अगर 140/90 विद सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हैं, जो कि हमारे सारे वही हेडेक, विजन और वो, और प्रोटीन यूरिया मे और मे नॉट बी देयर, बट यस नॉर्मली प्रोटीन यूरिया इसके अंदर होता है। मोस्टली ये भी हो सकता है कि प्रोटीन यूरिया के बगैर भी हो, और ये भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हाई के बगैर प्रोटीन यूरिया और सिम्टम्स हो। सो लेकिन अगर ऐसा केस है तो उसको आप इमिनेंट एक्लेम्पिया बिल्कुल लेबल कर सकते हो। और मैम ये दूसरी पेशेंट जो इवन मैंने आप देखी है सिवियर ना, प्री एक्लेम्पिया भी वैसे लेबल कर सकते हो। सिवियर प्री एक्लेम्पिया के अंदर उन्होंने सिवियर हाइपर PIH के अंदर उन्होंने 160/110 दिया हुआ है। सिवियर प्री एक्लेम्पिया के अंदर जरूरी नहीं है 160/110 हो, लेकिन जो इतने सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हैं वो तो बिल्कुल इमिनेंट एक्लेम्पिया आप उसे कहोगे और उसे मैग्नीशियम लगेगा। मैम रिपीट करें प्री एक्लेम्शिया का जो सीवियर हाइपरटेंशन है ना, Severe preeclampsia with high blood pressure, maybe 140/90 with severe significant symptoms, that can be severe preeclampsia. Preeclampsia is not only proteinuria, it's a syndrome, ठीक है ना। इसके अंदर ये सारे सिम्टम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाइपरटेंशन विद सिम्टम्स इज आल्सो सिवियर प्रीक्लेम्पिया। हाउएवर ये मैम जिस ये तरह के वाली सिम्टम्स, हाँ मैम ये वाली डेफिनेशन जो है ना, ये हाई रिस्क में दी है, लेकिन ये हाई रिस्क में 2010 है। की है, ये जी 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 2010 जी की है, लेकिन मैम जी ये जी 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 2010 की है। असल में मसला लेकिन आके देखो यहाँ ना टक रहा है मेरा पास। एग्जैक्टली इस तरह के केस आपको के मैडम अंदर आप रेफर कर सकते हो। और सेकेंडली ये कि जो आप कह रहे हो ना 160/110, वो सिवियर PIH की डेफिनेशन है बेसिकली। और जो विद इतने सिवियर सिम्टम्स जिसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट, देखो सिवियर प्री एक्लेम्पिया इज एक्चुअली अगेन वही बात है कि इट्स अ सिंड्रोम। इस वजह से आप उसके अंदर जरूरी नहीं है कि प्रोटीन यूरिया का ही करो, लेकिन नॉर्मली पेशेंट इज हैविंग दिस मच सिग्निफिकेंट सिम्टम्स विल हैव प्रोटीन यूरिया एज वेल। बट इवन 140/90 हो, उससे सिवियर PIH ना भी हो, लेकिन इतने सिवियर सिम्टम्स हैं, यू कैन लेबल हर इमिनेंट एक्लेम्पिया। लेकिन जहां आप टर्म इमिनेंट एक्लेम्पिया की कर देते हो, वहां पे मैनेजमेंट सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट नहीं होती, वहां पे फिर मैनेजमेंट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी होती है। और मैम सिवियर ये प्री वाली जो एक्लेम्पिया में, एक मिनट फायजा बस थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करना तो फिर आप बोलना।
सिवियर प्री इक्लेम्शिया के अंदर मैनेजमेंट मैग्नीशियम सल्फेट पे खत्म हो सकती है, लेकिन इमिनेंट इक्लेम्शिया की जहां आप टर्म बोल दो वहां मैनेजमेंट आपकी खत्म होगी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे जाके, डिलीवरी पे, बिकॉज मैनेजमेंट ऑफ इमिनेंट इक्लेम्शिया एंड इक्लेम्शिया इज सेम। जो पेशेंट इमिनेंट इक्लेम्शिया लेबल हो जाएगी वो पेशेंट की मैनेजमेंट इक्लेम्शिया वाली है, यानी कि डिलीवर हर। ओके ओके ठीक है ना? मैडम सो तो बहुत सोच समझ के इमिनेंट इक्लेम्शिया बोलना है। तो मेरा भी ये ख्याल है, एक फाइनल रिपीट करती हूँ सारी चीज को, कि इफ पेशेंट इज हैविंग 140/90 विद सिग्निफिकेंट सिम्टम्स एंड यू थिंक शी नीड्स मैग्नीशियम सल्फेट, you can label her severe preeclampsia. However, if the symptoms are not settling या edema बहुत ज्यादा बढ़ गया है और patient का blood pressure भी may be on the rising trend despite antihypertensives, now this is the case of imminent eclampsia and you can proceed. तो और because imminent eclampsia में आप उसकी मैंने बेशक आप एग्जाम में बोल सकते हो कि management of imminent eclampsia and eclampsia is same, which ends in the delivery of the baby and placenta. Thank you. You're welcome. डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अबरूबा। वालेकुम जी। मैं मुझे ये बात पूछनी है कि हाइपरटेंशन की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर एक पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर 140/90 आ रहा है 20 वीक्स के बाद और परसिस्ट हो तो उसका आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन शुरू करो। तो मुझे ये हो रहा था कि परसिस्ट का मकसद क्या है, कि क्या आज मेरे पास ओपीडी में आई है, आज मैं ना शुरू करूं उसको, दोबारा एक हफ्ते के बाद बुलाओ फिर चेक करूं, इसका मकसद देखो क्या जो है? आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है ना वो 140/90 पे नहीं होती, आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है डायस्टोलिक 100 से अबव, 100 एंड अबव, राइट? इट शुड बी 140, 100, 150, 100, उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो। 140/90 एक रीडिंग या 4 आवर्स के बाद वाली भी जो 140/90 की रीडिंग है उसके ऊपर नहीं। आप बेशक उसको एक हफ्ते के रिकॉर्ड के लिए भेज दो, बट इन द मीन वाइल आप उसे कहोगे कि हफ्ते के अंदर आपका कहीं घर पे 150, 100 आ रहा है ब्लड प्रेशर, देन डू कम बैक टू मी एंड देन आई विल सी। बट अगर उसका 140/90 के 140/90 डज नॉट नीड ट्रीटमेंट। हाउएवर इफ इट इज परसिस्टिंग फॉर वीक और मोर देन यू कैन स्टार्ट ऑफ मेडिकेशन, लेकिन जो डायरेक्ट मेडिकेशन स्टार्ट होनी है उसमें डायस्टोलिक शुड बी 100 और मोर, गाइडलाइन में लिखा है। ठीक है मैम, मुझे यही हो रहा था मैडम कि एक उसमें क्वेश्चन लिखा था। कि परसिस्ट होता। अच्छा मैम, मुझे दूसरा ये सवाल पूछना है कि उसको जो ब्लड मॉनिटरिंग के साथ ट्रांसफ्यूजन, भेजेंगे ना। जी जी जी, तो इसका मकसद है मैम अगले हफ्ते मेरे पास आए तो परसिस्टेंट उसको मॉनिटरिंग में आ रहा है तो मैं शुरू कराऊं, और यही उसे हुआ ना बता मैडम? देना कि घर में जाके मॉनिटरिंग में अगर 150, 100 या अबव रह रहा है तो कम टू मी अर्लियर, तब ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो हफ्ते बाद आएगी तब स्टार्ट कर देंगे। देखो 140/90 कुछ ऐसा कह नहीं रहा, अगर आपका प्रोटीन यूरिया भी नहीं है, आपका कुछ भी वो नहीं है, तो 140/90 इज नॉट, वो तो वैसे क्लिनिक पे आके हर एक का हो जाता है। मैम मुझे एक दूसरा सवाल पूछना था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हम 4 या 5 पिंट देने के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन देते हैं ना, अच्छा हाँ ठीक है। जो हम कहते हैं एंटीकोगुलेंट, हाँ उसका क्या हाँ एक्चुअल, इसका एक्चुअल प्रोटोकॉल क्या होता है? रीजन मुझे समझ में है कि कितनी यार कैसे मेरी बात कितनी सुनो, डाइल्यूशन होनी चाहिए। मेरी बात सुने डॉक्टर निकट, देखें अव्वल तो बात यहाँ आनी नहीं चाहिए। आई डोंट रियली थिंक के 3 या 4 ब्लड ट्रांसफ्यूजन हाँ प्लेसेंटा एक्रीटा में दी जा सकती है ड्यूरिंग सर्जरी या मे बी प्रीविया में भी, बट हमारे मरीजों में जब बात आप जाए ना कैल्शियम ग्लूकोनेट पे या एंटीकोएगुलेंट किस तरह ऐड करना है या सिरिंज के अंदर कितना ऐड करके सैंपल लेना, इसका मतलब है आपका काम ठीक नहीं जा रहा एग्जाम में। these are unnecessary things। हमारे मरीज को तो एक ब्लड लगेगा उसके सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे, अगर हमारे मरीज को एक ब्लड के बाद सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे एनीमिया के, चलो ज्यादा से ज्यादा दूसरा ब्लड लग जाएगा फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन सॉरी दूसरा लग जाएगा फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन तीसरे की तो जरूरत, फिर तो वो कार्डियक पेशेंट है, वो तो उसको कोई और मसला है, उसका तो ब्लड लगाने वाला मसला ही नहीं है, उसके सिम्टम्स अगर ठीक नहीं हो रहे तो 3 से 4 ब्लड लगते किसको है? आपके मरीज को नहीं लगने चाहिए 3 से 4 ब्लड। अगर 3 से 4 ब्लड एग्जाम में लग गए तो बड़ी खतरनाक बात है, फिर तो ऑब्वियसली फिर आप हेमेटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व रखोगे या आप उसको रखोगे, क्या उसे कहते हैं एनेस्थेटिस्ट होते हैं क्रीटा या उसके अंदर, उसका तो फिर बहुत लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल है।
मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सिर्फ एंटीकोएगुलेंट या कैल्शियम ग्लूकोनेट या इस किस्म की चीजें या बहुत सारे और में भी इलेक्ट्रोलाइट्स ही तक बात खत्म नहीं होती। देयर इज एक्यूट लंग इंजरी एज वेल, ट्रॉली जिसका आजकल कहते हैं, जो कि काफी कॉमन होती जा रही है। उसको कैसे डील करना है, वो क्या चीज है, वो तो हमारी डोमेन ही नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी पेशेंट कैल्शियम ग्लूकोनेट, इट्स नॉट आवर डोमेन। व्हाई डू वी नीड टू नो? हमारी ये फील्ड होती तो अब तक इतनी 4-4 साल की ट्रेनिंग करके बैठे हुए, इतनी प्रैक्टिस सब कुछ, तो हमें पता ना होता कैल्शियम। हमें ये जरूर पता है पीपीएच क्या होता है, हमें बाकी चीज दिस इज नॉट अस, वी आर हम नहीं। पीपीएच जब हैंडल हो रहा है तो देयर हैज टू बी अ टीम। अगर वहाँ टीम नहीं मौजूद तो फिर तो वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल ही नहीं है। तो 3 से 4 ब्लड तक बात ही नहीं जानी चाहिए। नहीं मैम, मैंने रिसेंटली एक केस देखा है मैम। पेशेंट फुल टाइम प्रेगनेंसी थी, उसकी एचबी थी 5 ग्राम पर डेसीलीटर। उसका 4 ब्लड के बाद उसको मैम उसकी थी 34 वीक्स प्रेगनेंसी थी और उसकी 5 एचबी थी मैम। और उसको जो है ना 3 पिन ट्रांसफ्यूज हुए, उसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया गया हुआ था। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट के बाद मुझे ये था कि उसकी तो कैल्शियम, हाँ मुझे ये पूछना था कि कैल्शियम ग्लूकोनेट हम फ्रीक्वेंट तो देते नहीं है ना, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि उसकी क्या कंसंट्रेशन बनाते हैं और कितना डालते हैं, कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, ये मुझे थोड़ा क्लियर फ्रैंकली अपना करना मुझे था। उस तरह से इतना आइडिया नहीं है इसका, लेकिन जरूर ये फिर आप किसी एनेस्थेटिस्ट से जरूर डिस्कस कर लो या हेमाटोलॉजिस्ट से कि किस तरीके से क्या दिया जाता है इस किस्म के सिनेरियो के लिए। दैट्स फाइन, बट अगेन अगर इस तरह का भी हो तो इट्स बेटर कि आपके हॉस्पिटल में जो हेमाटोलॉजिस्ट है या एटलीस्ट एनेस्थेटिस्ट है जो कि मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन को डील करते हैं, उनको इन्वॉल्व करके किया जाए, ताकि वो खुद ये कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज को डील करें। क्योंकि बिल्कुल इस तरह के केस में फिर टेटनी और ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बट अगेन इसके अंदर इसलिए भी इन्वॉल्व रखना जरूरी है क्योंकि और भी मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ही नहीं है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको भी वो साथ साथ केटर करते रहे। तो ये आप देख लेना जरूर। मुझे भी नहीं पता कैल्शियम ग्लूकोनेट किस कॉन्सेंट्रेट, अगर किसी को पता है तो प्लीज बताइए। मैडम 1000 ml के रिंगर सेक्टर में 10 ml 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। वो जो है ना चीले इन्फ्यूजन, जी मैम जी ठीक है। और वो उसका हिसाब होगा कि कितनी देर में 20 ड्रॉप्स पर मिनट, वो इसका कोई नहीं, बस पास नहीं देना होता है ना, वरना फिर कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है पेशेंट। बिल्कुल ठीक है, दैट्स ग्रेट टू नो। और इस तरीके से होता है, अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मेरा ख्याल है किसी एनेस्थेटिस्ट से अपने खड़े खड़े पूछ लो कि क्या है इसमें। कोई शक नहीं, अगर 5 HP 34 वीक्स वाला मरीज है तो वाकई इसमें थोड़ा सा ये भी पता होना जरूरी है। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह की ड्रिप और वो सारा कुछ भी आप किसी को इन्वॉल्व करके लगाओगे, बट यस पता होना चाहिए। करेक्ट, थैंक यू। मैडम ये पूछना था कि जो प्री क्लैम्शिया की डेफिनेशन है उसमें ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 140/90 अगर आ रहा है और उसके साथ एब्नॉर्मल डॉपलर आ जाए या IUGR आ जाए या स्टिल बर्थ आ जाए, तो हम इसको प्री क्लैम्शिया लेबल कर देते हैं? अगर प्रोटीन यूरिया नहीं है लेकिन सिर्फ BP 140/90 से ज्यादा है और साथ एब्नॉर्मल डॉपलर है, IUGR या स्टिल बर्थ? नहीं, pre-eclampsia is a condition which is associated with मदर के सिम्टम्स, मदर की इन्वेस्टिगेशंस। IUD या IUGR किसी और वजह से भी हो सकती है। IUGR with 140/90 is not pre-eclampsia. IUGR with डेफिनेशन में उसने लिखा है, प्री क्लैम्शिया की डेफिनेशन में लिखा है, गाइडलाइन में उसने, पता नहीं मैंने परसीव गलत किया फिर। APLS वगैरह में भी उन्होंने लिखा है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने अलग से प्री एक्लेम्शिया का लफ्ज लिखा है। लेकिन प्री एक्लेम्शिया के अंदर अगर आपका 140/90 और IUGR है, देन दैट मे बी बिकॉज ऑफ द PIH। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें कि 140/90 और IUGR है एंड वी कॉल इट प्री एक्लेम्शिया, हाउ आर वी गोइंग टू मॉनिटर इट? हमने उसे माइल्ड और सिवियर प्री एक्लेम्शिया अगर लेबल करना है ताकि हम उसको अकॉर्डिंगली आगे मैनेज करें, तो उसका क्या कैटेगरी होगी? ना उसके कोई सिम्टम्स है, ना उसको कोई प्रोटीन यूरिया है। IUGR की तो कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जो हमें बताए कि प्री एक्लेम्शिया सिवियर है या वो है माइल्ड है। सो अगर IUGR है विद PIH, तो उसको आप PIH विद IUGR लेके चलोगे, एंड देन यू कैन गेट द यूरिन प्रोटीन यूरिया डन मोर फ्रीक्वेंटली टू कीप अ चेक कि इसके अंदर माइल्ड है या सिवियर है प्री एक्लेम्शिया। अगर प्री एक्लेम्शिया डेवलप नहीं होता तो आप उसको उसका SD रेशियो मॉनिटर करोगे, हो सकता है SGO। अगर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज और ब्लड प्रेशर ज्यादा है लेकिन उसका प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी कोई नहीं आती, तो फिर क्या होगा?
ठीक है ना, फिर तो हम उसको 37 वीक्स तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर साथ प्री क्लैम्शिया डेवलप हो रहा है और वो सिवियर प्री क्लैम्शिया की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली हम अर्लियर प्रोसीड भी कर सकते हैं। ठीक है मैडम। और मैडम सिवियर प्री और क्लैम्शिया में सिम्टम्स भी हमने अगर इंड्यूस करना हो, हम स्टीरॉइड तो नहीं ना लगाते? किसको? सिवियर प्री क्लैम्शिया में अगर इंडक्शन हमारा प्लान है तो हाँ, स्टीरॉइड की इंडिकेशन तो नहीं है ना? किस चीज के लिए स्टीरॉइड? बेबी कि के अगर जी बेबी के लिए, कि अगर मैं लंग इंडक्शन मेच्योरिटी अगर के मिड लिए क्यों नहीं लगाते? जैसे मैडम क्योंकि हम इंड्यूस कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, डेक्सामीथासोन कहीं भी अगर आपने अर्ली डिलीवरी कर रहे हो तो उसके अंदर आप आफ्टर 30 वीक स्पेशली, वैसे तो 26 वीक्स के बाद ही लिखा हुआ है, तो आप उसका बेबी के लंग मेच्योरिटी कितनी के लिए डेक्सा क्यों नहीं लगाते? कंफ्यूजन कहाँ पे है? मैडम वो कंफ्यूजन ये है ना कि जब वो नॉर्मली डिलीवर होगा तो ऑब्वियसली रिलीज हो जाएंगे, हाउ डू यू सर्फेक्टेंट नो? रिलीज हो जाएगा। हाउ डू यू नो? आपने इंड्यूस किया, फीटल डिस्ट्रेस हो गया और आपको सिजेरियन करना पड़ गया, तो हाउ डू यू नो 100% कि वो नॉर्मली होगा? तो मैडम इस तरह तो फिर जीडीएम में भी हम लगाते हैं, स्टीरॉइड लगाएंगे तो क्या नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। मैडम। उसके शुगर क्लिनिकल लेवल कंट्रोल रख के देखो, कोई भी बेबी अगर आप 39 वीक से पहले प्लान कर रहे हो तो आप उसको क्यों नहीं स्टीरॉइड लगाओगे? मैं तो मुझे समझ नहीं आया आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। हमें अव्वल तो ये नहीं पता होता कि नॉर्मल डिलीवर होएगा ये या नहीं होगा, क्या पता फुल डायलेटेशन पे ही जाके सिजेरियन की जरूरत पड़ जाए, क्या पता ड्यूरिंग लेबर ही डिस्ट्रेस में चला जाए। बल्कि रिस्क फैक्टर वाले बेबीज को तो डिस्ट्रेस में जाने का ज्यादा चांस है ड्यूरिंग लेबर। तो वो तो जरूरी नहीं होता 100%। इवन इन मल्टी ग्रेविड वी आर नॉट 100% श्योर कि ये नॉर्मल ही डिलीवर होगा। सेकेंडली, इवन फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, प्री टर्म वाला बच्चा चाहे नॉर्मल 34 वीक्स पे भी नॉर्मल डिलीवर हो रहा है तो इट्स नॉट 100% कि उसके लंग मेच्योरिटी होगी। आप डेक्सामीथासोन तो उसको दोगे ना। यस मैडम समझ जाए। गाइडलाइन में तो 24 से 34 वीक्स तक लिखा है, लेकिन जी हम तो 39 वीक्स वो से तो पहले हम वाला तो अगर 30 लगाते हैं। सिजेरियन हो रहा है तो फिर तो वैसे, और हमने चाहे जिसको भी इंड्यूस किया, वी कैन नेवर बी 100% श्योर कि शी विल एंड अप इन नॉर्मल डिलीवरी। अब उस वक्त सिजेरियन पे शिफ्ट करने लेके जा रहे हैं उस वक्त तो नहीं ना, वो तो हमने तैयारी पहले से ही की होती है कि हमने देना स्टीरॉइड। चाहे डायबिटिक हो, डायबिटिक की आप उसकी इंसुलिन को दे के ज्यादा और उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करके देते हो डेक्सा का कवर। ठीक है। और मैडम ये जो मैम ये जो मैग्नीशियम सल्फेट हम लगाते हैं फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन, ये हम हम्म। क्लिनिकली तो नहीं लगाते, ये सिर्फ बुकिश नॉलेज है, तो हमें ये बताना चाहिए क्यों? एग्जाम में कि नहीं? लगाना शुरू कर दो, क्यों नहीं लगाते? बिल्कुल लगाएं। एग्जाम के लिए तो है ही, गाइडलाइन वाली बात भी है, लेकिन न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए आप प्लीज लगाओ। अब तो रिकमेंडेड स्टडीज है 34 वीक्स से पहले, 26 वीक से 34 वीक्स के बीच में, अगर नेक्स्ट 24 आवर्स में आप उसकी डिलीवरी प्लान कर चुके हो तो इन द लास्ट 24 आवर्स यू शुड गिव हर मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट लगाना कोई हाई फाई बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही लगाते हैं जैसे इमिनेंट एक्लेम्पिया या सीवियर प्री एक्लेम्पिया में लगती है। सेम डोज, ठीक है सेम तरीका। तो 24 आवर्स पहले डिलीवरी के लगा दो, फायदा हो जाएगा बेबी को। अब प्रैक्टिकली प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है मैडम। मैडम मैम एक मैं और चीज पूछनी थी, जो मैम एक पीआईएच पेशेंट है जो गाइडलाइन में उसका टेबल बना हुआ है माइल्ड पीआईएच और सीवियर पीआईएच रट का। लो वो टेबल। माइल्ड पीआईएच में तो उसने ये लिखा है कि बीपी हमने ट्वाइस वीकली चेक करना है, और जो सीवियर पीआईएच है उसमें उसने कहा है कि 15 मिनट्स के बाद आप चेक करें जब तक वो 140/90 तक ना पहुंच जाए। तो उसके बाद जब मैंने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया तो फिर मैं उसको क्या कहूंगी कि वो ट्वाइस वीकली पे चला जाए बीपी के लिए? देखो, सिवियर हाइपरटेंशन वाला वो पेशेंट है जो 160/110 पे रिसीव हुआ है, उसको अव्वल तो हम इतने आराम से डिस्चार्ज नहीं ना करेंगे। हाउएवर अगर आपने समहाउ उसका मैनेज कर लिया एंड शी हैज नॉट डेवलप्ड सिवियर प्री एक्लेम्पिया आल्सो, और वो डिस्चार्ज हो ही रही है, तो एनी पेशेंट हु गॉट 160/110 ब्लड प्रेशर, जिसकी हाई डोज एंटी हाइपरटेंसिव से वो 140/90 पे आई है, इज नॉट अ माइल्ड हाइपरटेंशन नाउ। यस जो मैम। एल्डोमेट और लिपिटलॉल जैसी डोज के ऊपर आई है, तो हाउ कैन शी जस्ट चेक हर ब्लड प्रेशर ट्वाइस अ वीक? उसको आप सुबह शाम वाले तो बीपी पे भेजोगे ना, अगर घर भेज रहे हो, और एवरी थर्ड डे बेशक उसको बुलाओ, चाहे उसका बायोफिजिकल प्रोफाइल कराओ एवरी थर्ड डे। एनी पेशेंट हु हैज रिसीव्ड विद 160/110 ब्लड प्रेशर कैन नॉट बी टेकन एज अ माइल्ड डिजीज पेशेंट। मैम एक क्वेश्चन पूछना था कि मैम हम जो रूटीन की हिस्ट्री लेते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की स्पेशली,
मैम इसमें हमने सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स को रूल आउट करना है, या जैसा हम नॉर्मल अगर मतलब हम पूछते हैं एनीमिया, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, तो इज इट नेसेसरी टू आस्क अबाउट द ऑटोइम्यून डिजीज एंड थायराइड एज वेल? नॉट रियली। देखो, अगर तो आपका केस इस किस्म का है, पेशेंट है ही डायबिटिक, जो इंसुलिन उसके कंट्रोल के ऊपर है, डायबिटीज का कोई ताल्लुक है नहीं ऑटोइम्यून डिजीज से, एक्सेप्ट कि वो हाइपरटेंशन की भी पेशेंट हो, या वो IUGR हो, या वो लिगो। एक पेशेंट डायबिटीज और पॉली के साथ बैठा हुआ है और आप उससे SLE की हिस्ट्री लिए जा रहे हो, या आप उससे जॉइंट पेन्स और वो बैठ के पूछी जा रहे हो, तो और फिर बात ये रह जाती है कि डायबिटीज से इंपॉर्टेंट हिस्ट्री मिस हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, उसको पॉलीयूरिया, पॉली डिप्सिया, वो जो सारा कुछ होता है, इंक्रीज्ड थर्स्ट, हेपेटाइट, डिलेड वुंड हीलिंग, उसका कंप्लायंस। डायबिटीज की तो अपनी इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, सो इट्स बेटर टू रिमेन फोकस्ड। हाउएवर अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसके अंदर यस, क्रॉनिक रीनल डिजीज, क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज, SLE, उसकी फैमिली हिस्ट्री, एंड देन डायबिटीज एज वेल, क्योंकि जो भी माइक्रोवास्कुलर मसाइल होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, उसमें हो सकता है उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी GDM भी डेवलप हुआ। सो वो सब आप कर सकते हो, लेकिन डायबिटीज के अंदर इट्स बेटर कि आप उसकी फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, उसके ऊपर ज्यादा फोकस, इवन प्रीवियस मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। दीज पेशेंट्स हैव PCO, जिनका जो कि GDM डेवलप करते हैं। और मैम एक और बात, अब जिस समय हम कहते हैं फोकस इज रेलेवेंट हिस्ट्री पॉइंट्स हमने पूछने हैं, तो अगर डायबिटीज के पेशेंट है और वो पोली के साथ है, मैम हमने इसमें अनीमिया पूछना है साथ में, क्योंकि हाइपरटेंशन देखो, की रेलेवेंस बढ़ जाती है। हाँ, पॉली का मरीज तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और उस तरह की चीजों के साथ आएगा तो अनीमिया। सेकेंडली, पैलर से भी अगर आपको पता चल रहा है तो आप अनीमिया की हिस्ट्री बिल्कुल पूछ सकते हो। लेकिन बाकी आप क्रॉनिक डिजीजेस में जरूर, क्योंकि आप प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री पूछोगे तो आप पूछ ही लेते हो कि कोई प्रोलॉन्ग इलनेस तो नहीं है, कोई मेडिसिन पहले ले रहे हैं जैसे थायराइड की या कुछ और, या कभी बहुत लंबा एडमिशन इन द हॉस्पिटल, तो उसमें भी बड़ा कुछ आपका ये रूल आउट हो जाता है, जो इरेलेवेंट चीज है प्रीवियस मैम मेडिकल हिस्ट्री वाले उसमें। मैम इलेक्टिव रिपीट हम सिजेरियन न्यूट्रलाइजिंग सेक्शन ड्रिप का बनाते हैं, मैम एक क्वेश्चन है बस लास्ट, चलो एक एक पूछ लो करके। न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप जो बनाते हैं हम, मैम इसमें इंसुलिन डालते हैं, इसका इंसुलिन डालने का पर्पस क्या होता है इसमें? देखो, ड्रिप इसलिए लगाते हैं कि मरीज ड्यूरिंग लेबर, बिकॉज इतना एनर्जी यूज हो रही होती है, इतने कैलोरीज यूज हो जाती हैं कि वो डिहाइड्रेट और हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए उसको, तो उसके लिए तो आप उसको वो ड्रिप लगाते हो। ड्रिप को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इंसुलिन लगाते हो, ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिक भी ना हो, जो डेक्सट्रोज जा रहा है वो उससे शुगर बहुत ज्यादा बढ़ भी ना जाए। और एक स्पेसिफिक लेवल होता है 4 to 6 मिलीमोल्स, उसके बीच के अंदर आपने उसका शुगर लेवल रखना होता है ड्यूरिंग लेबर। ना उससे कम होना चाहिए, ना उससे ज्यादा। ज्यादा होगा तो बच्चा हाइपोग्लाइसीमिक होगा, कम होगा तो मदर ही हाइपोग्लाइसीमिक होगी, तो वो भी ठीक नहीं है। बिकॉज लेबर इटसेल्फ इज सच अ हेक्टिक प्रोसीजर, जिसमें से वो गुजर रही होती है कि उसमें डिहाइड्रेशन और हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह, स्पेशली डायबिटिक्स के अंदर बिल्कुल चांस होता है। या फिर आप थ्रू आउट उसका लेबर, उसके शुगर लेवल्स चेक करते रहो, ओरल फ्री रखो। अगर शुगर लेवल्स उसके नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं तो फिर कुछ इस तरह की न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप जब अगर वो हाइपो या हाइपर में जा रही हो, जब ओरल फ्री अगर वो है, तो फिर तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैम एक इलेक्टिव रिपीट फायजा सिजेरियन क्वेश्चन। मैम इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन की जो मतलब गाइडलाइन है वो 39 दी गई है मैम, सिजेरियन सेक्शन की जो वो दी हुई है। अब अगर मेरे पास एक पेशेंट है जिसका प्रीवियस 2 था और वो कोमोबिडिटीज के साथ भी है, थ्रोम्बोसाइट मतलब PIH के साथ है पेशेंट, तो मैं इसको प्रीवियस 2 वाले को भी 39 तक लेके जाऊं, या मैं 37 + 6 वीक तक मैं ला के इसको? देखो, 2-3 चीजें। इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन जिसका पहले कोई और कॉम्प्लिकेशन साथ में एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर नहीं है, उसका तो प्लीज 39 वीक्स पे लेके जाओ, चाहे वो प्रीवियस 3 भी हो। अगर उसकी पहले कोई रप्चर यूट्रस की हिस्ट्री है तो इट्स बेटर कि 36 वीक्स के ऊपर ही आप उसका देख लो, या इवन अगर उससे पहले रप्चर है तो भी आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। आपने क्या सिनेरियो दिया, प्रीवियस 2 एंड? मैम प्रीवियस 2 सिजेरियन सेक्शन है उसके, और PIH की पेशेंट है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी उस पेशेंट को था। हाँ, अब इसका तो देखो रिस्क फैक्टर आ गया, लेकिन 37 वीक इज बिट लेस। 38 वीक्स जिसका रिस्क फैक्टर है, उसका आप फिर भी 38 वीक्स पे देख सकते हो। इस किस्म का कि ऐसा ना हो कि 39 वीक्स पे शी इज ऑलरेडी प्रीवियस टू, उसके प्लेटलेट्स ही कम हो गए हो, या उसका PIH अनकंट्रोल हो गया हो, तो उस वक्त ऑब्वियसली जब प्लेटलेट्स कम है या PIH का मसला है, तो आप 39 पे उस वक्त फौरन तो फिर नहीं कर सकोगे ना, फिर 2-3 दिन चाहिए होंगे उसको स्टेबलाइज करने के लिए।
तो वो फिर बहुत देर हो जाएगी, बिकॉज आगे PIH की वजह से माइक्रोवास्कुलर चेंजेस से प्लेसेंटा में ना कोई मसला आ जाए, देन शी इज प्रीवियस टू आल्सो करना भी सिजेरियन है, उधर प्लेटलेट्स ठीक नहीं हो रहे, तो आप 38 वीक्स पे यू कैन प्लान, यू कैन इवन एडमिट हर बिफोर टाइम, 2-3 दिन पहले, कि कहीं हमारे पास अनस्टेबल कंडीशन में ना उस वक्त आ जाए। बट इफ पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी रिस्क फैक्टर्स और वो बिल्कुल स्टेबल है, जैसे डाइट कंट्रोल, डायबिटीज विद प्रीवियस टू 39 तक लेके जा सकते हैं। PIH विद मेडिसिन से कंट्रोल है, कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है PIH से रिलेटेड, बट चीज प्रीवियस टू 39 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई 2-3 कॉम्प्लिकेशंस मिल गई हैं एंड प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, तो फिर अब 38 से कम नहीं। थैंक यू। ठीक है, और बता दो बस सब कोई लास्ट मैम क्वेश्चन। ये मैम सुबह एक अगर मेरी ये डिस्कस हुआ था प्रीएक्लेम्शिया की हुई, ग्रेविडा मैम 7। अगर ये प्री-एक्लेम्शिया में की बड़े हुई तब कंफ्यूज भी हो मैं, सारे, क्यों? मैम प्रीएक्लेम्शिया की अगर ये हुई तो मैं 37 तक ही रुकूंगी ना, फिर तो मैं आगे नहीं लेके जाऊंगी। प्री-एक्लेम्शिया तो और चीज है ना, प्री-एक्लेम्शिया इज अगेन कॉम्प्लिकेशन मैम ऑफ PIH। क्योंकि यस, मैम उसके अंदर क्योंकि इस पेशेंट में मैम पिक्चर जो बन रही थी ना, वो प्रीएक्लेम्शिया की पिक्चर बन रही थी असल में ना। हाँ, तो फिर जो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करो, प्री-एक्लेम्शिया के 2-4 सिनेरियोज बना लो, अगली दफा 4 वॉलंटियर कर लें, 2 लोग चलो कर लें, 2 के साथ शॉर्ट केसेस कर लेंगे, यस मैडम, ये करवा दें। प्री क्लैम्शिया की पूरा ना गाइडलाइन गाइडलाइन भी बहुत कवर ज्यादा कर लेंगे। कंफ्यूजिंग लग यू आर रही है वेरी कंफ्यूज्ड इन प्री-एक्लेम्शिया, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि इसकी तो मैडम। मेरा ख्याल है बेस्ट गाइडलाइन है नाइस की, ना इसकी मैडम गाइडलाइन उसकी इतनी अच्छी मैडम उसकी कंफ्यूजिंग होती है, गाइडलाइन इसकी तो बड़ी क्लियर है। मैडम गाइडलाइन की में डेफिनेशन मसला ये है कि जो हाई रिस्क में जो है ना 2010 की जो है हाँ, ना, वो अच्छी लगती थी मुझे, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट वो आती थी बहुत पिक्चर। प्रैक्टिकल थी, मैं तो हाँ वो फ्रैंकली अभी भी प्रैक्टिकल थी। अपनी अब प्रैक्टिस ये जो में वो, नई क्योंकि आई है ना, ये जो बिल्कुल नई आई है ना, इसने कंफ्यूज किया है। कंफ्यूज किया, और दूसरी चीज ये कि वो बिल्कुल हमारे पेशेंट्स के मुताबिक बहुत थी, एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है जो हम देखते हैं सिनेरियोस, आप सही कह रहे हो। तो यस, आई थिंक हम PIH अगली दफा करते हैं, ठीक है, कोई 2 लोग तैयार हो जाना और हम कर लेंगे, चाहे आयजा हो जाए, मुझे आयजा थोड़ी सी कंफ्यूज लगी है जी मैडम। PIH और प्री-एक्लेम्शिया में, आप कर लो 2 सिनेरियोस बना लो, शॉर्ट ठीक केसेस है। वो कर लेंगे, और साथ बेशक फायजा कर ले, मिलके हम सारे कर लेते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। चलो मैम फिर एक और इंशाल्लाह क्वेश्चन मेरा मुलाकात था होती है, associated with रिकॉर्डिंग। ग्रेविडा 7, अगर ग्रेविडा 7 पैरा 3 और मिस कैरेजेस भी उसके 3 लाइव इशू सिर्फ एक था, 2 IUD। सुबह एक केस डिस्कस हुआ है सर की क्लास में, तो वो पेशेंट लाइव इशू सिर्फ एक था और प्रीवियस वन सिजेरियन सेक्शन 1 ईयर बैक। और मैम उसका मैंने ये पूछा था कि वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन उसका था, अभी तक पता, अभी क्योंकि अभी बस 6 वीक्स पे थी, अभी भी उसका 140/90 BP था, तो अभी उसकी सिवेरिटी का और मजीद पता नहीं था। तो इस पेशेंट की टाइम ऑफ डिलीवरी हम सपोज अगर ये इस तरह से हाइपरटेंशन सिर्फ PIH ही सॉरी क्रोनिक हाइपरटेंशन ही रहते हैं, प्री क्लैम्शिया सुपर इम्पोज नहीं होता, तो इसको हम इसका टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा, इसको भी हम सिजेरियन सेक्शन इसका 39 वीक्स पे ही करेंगे या इसको पैरा 3+3 है? जी सर मैम, अलाइव इशू सिर्फ एक है। हाँ, देखो इसके अंदर अब इट्स अ बैड, ये बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है ना, ग्रेविडा 7 है, पैरा 3+3 विद 1 अलाइव इशू, 2 बच्चे या तो और 2 IUD हो इसके गए। IUD थे, और इसकी यस, हर प्रेगनेंसी में ब्लड it's प्रेशर not only, था। yes, it is not only the case of chronic hypertension, it is the case of bad obstetrical history with previous IUDs। प्रीवियस IUD तो एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है ना, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि पहले दोनों IUDs किस टाइम पे हुए हैं, नंबर 1, आपने उस टाइम के बाद से एक तो विजिलेंट हो जाना है, दूसरी चीज उन IUDs की कॉज क्या थी, क्या वो PIH की वजह से हुए हैं, और क्या ये वही PIH है जो, बिकॉज शी इज क्रॉनिक हाइपरटेंसिव, इसका मतलब है कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके, जिसके बाद ये IUD हो जाता है। अगर तो ये केस होता, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी ग्रेविडा या ग्रेविडा 2 पैरा 1 विद प्रीवियस अलाइव इशू एंड नो कॉम्प्लिकेशन एंड क्रॉनिक हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड ऑन मेडिसिन, तो फिर तो हम चले, और नो प्री एक्लेम्शिया और एनीथिंग, लो डोज एल्डोमेट पे या मे बी एल्बिटोल पे कंट्रोल है, तो वी वुड हैव टेकन हर टू 39 वीक्स, बट शी इज अ केस विद प्रीवियस IUDs। अब हम इसको 39 तक तो नहीं, डिपेंड करता है प्रीवियस IUDs कब हुए हैं, प्रीवियस IUDs की कॉज क्या थी, अगर वो यही PIH कॉज थी, इस PIH को हम कंट्रोल करके चलेंगे, बट अगर ये PIH कंट्रोल रहती है, इट रिमेन्स लो रिस्क, तो 38 वीक्स तक हम लेके जाएंगे। बट अगर कहीं IUGR या कहीं हमें प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, और वो भी हम बड़ी मॉनिटरिंग से 38 तक जाएंगे, तो प्रीवियस IUDs है, और या फिर हमें एक IUD की कॉज पता है कि हाइपरटेंशन थी, दूसरे की कॉज ही नहीं पता, तो डिपेंड करता है, अगर फॉर एग्जांपल 34 वीक्स पे IUD हुई है जिसकी कॉज ही नहीं पता,
ठीक है, हमने PIH या क्रॉनिक हाइपरटेंशन को तो कंट्रोल रखा 34 वीक्स तक, बट वी डोंट नो एक IUD इसकी अनएक्सप्लेन्ड हुई है 34 वीक्स पे, जब कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के बावजूद IUD होगी थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई थी इतनी, उसने अच्छे चेकअप्स कराए एंड शी नोस कि उसके कोई IUG कुछ डिवाइस, शी हैज ब्रॉट ऑल द नोट्स एंड यू नो कि कोई कॉज नहीं अभी तक पता कि क्या थी कॉज उस IUD की। तो आप 34 वीक्स पे उसे ऑप्शन दे दोगे कि वी डोंट नो द कॉज, इट वाज एन अनएक्सप्लेन्ड IUD। और अब आप अब now you have come to 34 weeks, we are taking good control of hypertension which was not the cause of IUD previously। अब वो जो प्रीवियस कॉज थी इट कैन रिकर बिकॉज वी डोंट नो द कॉज, वो चीज तो अभी हम ट्रीट नहीं कर रहे ना, हम तो हाइपरटेंशन ट्रीट कर रहे हैं। आइदर यू कैन deliver in the next coming week, or if you want to wait तो vigilant monitoring, patient compliant है तो आप उसे every third day biophysical और उसके Dopplers repeatedly कराओगे, 2 weekly और growth scans, weekly Doppler करा लोगे और 2 weekly उसका आप growth scan करा के monitor करके 37 तक ले जाओगे, क्योंकि यू डोंट नो प्रीवियस IUD कब हुई है, वो हो सकता है इस दफा भी कोई अनएक्सप्लेन्ड IUD ना हो जाए, या फिर यू कैन कीप हर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ताकि मॉनिटरिंग कर करके 37 तक ले जाओ। सो ये बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियोज हैं, या तो वो एक सिंपल केस होता क्रोनिक हाइपरटेंशन का विद नो प्रीवियस कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री, और प्रेजेंटली भी क्रोनिक हाइपरटेंशन की कोई कॉम्प्लिकेशन ही डेवलप हुई तो वी वुड हैव टेकन हर टू 39 वीक्स, बट इफ शी हैज गॉट बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉज क्या है, अगर तो कॉज ट्रीट होती आ रही है तो फिर तो हम उसे 38 तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रीवियस IUD में किसी एक IUD की भी कॉज अगर बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड है और बेशक हाइपरटेंशन कंट्रोल चल रही है बट 34 वीक्स पे 35 वीक्स पे एक अनएक्सप्लेन्ड IUD हुई है तो वो IUD अब भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सिनेरियो बहुत सारे सिनेरियोस बदल सकते हैं इस चीज को, ठीक है। थैंक यू मैडम। वेलकम। थैंक यू मैम। चलो आई होप कि कुछ थोड़ी सी क्वेरी सॉल्व हुई है जी, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्लास में बाकी करते हैं, ठीक है। सफिया कुछ कहना चाह रही थी? नो मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, वेलकम। वेरी नाइस क्लास। Thank you so much.